गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारा जो 5वां अध्याय है वो चल रहा है, जिसमें पिछली हम 2 क्लासों के अंदर कुछ पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पार्ट के अंदर हमने बेसिक पढ़ा था कि पाचन क्या होता है, पोषण क्या होता है, परपोषी क्या होता है, स्वपोषी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, रंध्रों के बारे में इसको डिस्कस किया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हमारी थी उसके अंदर हमने मानव के अंदर पाचन को पढ़ा था। यानी मानव के अंदर पाचन तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता था, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। एक लंबी नली जो मुंह से लेकर गुदा तक फैली हुई रहती है उसे आहार नाल बोलते हैं। और उसके भागों को हमने पढ़ा था, जैसे मुख गुहा, आमाशय, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। और उसके अलावा आहार नली के अलावा पाचन तंत्र को बनाने वाली कुछ ग्रंथियां होती है, 3 प्रकार की, जिन्हें पाचक ग्रंथि बोलते हैं। सबसे पहली ग्रंथि मुंह में, जिसे लार ग्रंथि बोलते हैं, जो लार का स्राव करती है। लार में कुछ एंजाइम होते हैं जैसे टाइलिन, लाइसोजाइम। उसके अलावा दूसरी थी यकृत या लीवर, और तीसरी और मुख्य पाचक ग्रंथि थी अग्नाशय। अब देखिए, पिछली क्लास के अंदर हमने इस संरचना के बारे में पूरा पढ़ा था कि मानव के अंदर आहार नाल किस प्रकार बनी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, जो मुंह से लेकर गुदा तक फैली हुई रहती है। यानी मानव का पाचन तंत्र आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है मानव के पाचन तंत्र की दिखाई दे रही है, जिसके अंदर सबसे पहले आ गया मुंह वाला भाग, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, थैले जैसी संरचना, फिर ये आपको रस्सी जैसी फोल्ड संरचना दिख रही है, छोटी आंत, और इसके चारों ओर मोटी वाली संरचना, बड़ी आंत। इसके साथ ही पाचक ग्रंथियां जुड़ी हुई, यकृत, ये अग्नाशय और लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मुंह के अंदर। इन सब संरचनाओं के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमारे जो पॉइंट बचा था वो बचा था कि पाचन कैसे होता है छोटी आंत के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, जो भोजन का मुख्य पाचक स्थल होता है ये छोटी आंत होती है। सिंगल लाइन क्वेश्चन आता है, मनुष्य में पाचन की क्रिया किस अंग में होती है, तो आपको आंसर क्या करना है, छोटी आंत। हालांकि थोड़े से कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में हो जाता है, लार का टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करके उसे मंड में बदल देता है, मंड का पाचन स्टार्च या मंड का पाचन करके उसे माल्टोज में बदल देता है। थोड़े से पाचन की प्रक्रिया आमाशय में भी हो जाती है, यानी पेप्सिन एंजाइम प्रोटीनों का कुछ पाचन करता है। बल्कि पूरा पाचन और अंतिम पाचन किस भाग में होता है, छोटी आंत में होता है। इसलिए छोटी आंत या शुद्धांत्र को मुख्य पाचक स्थल कहा जाता है। अब देखिए, छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया कैसे होगी। मुख्य रूप से जो भाग आते हैं वो 3 प्रकार के हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। देखिए, जो छोटी आंत है इसी के अंदर मुख्य पाचन की क्रिया क्यों होगी, क्योंकि छोटी आंत के अंदर आकर सारे एंजाइम गिरते हैं। कौन कौन से एंजाइम, पहला तो आएगा यकृत से, जिसका नाम है पित्रस। क्या नाम है, पित्रस। दूसरा आएगा अग्नाशय से, जिसका नाम क्या है, अग्नाशयी रस। क्या नाम है, अग्नाशयी रस। और तीसरा आएगा खुद छोटी आंत की दीवार से, जिसे हम क्या बोलेंगे, आंत्र रस। ये कहां से आएगा, छोटी आंत की दीवार से। और जैसा कि आपको पता है कि पाचन के लिए मुख्य रूप से किस पदार्थ की जरूरत होती है, एंजाइम की जरूरत होती है, और इन सब के अंदर क्या होता है, एंजाइम। देखिए, जो पित्तरस है ना, इसको वास्तविक पाचक रस नहीं कहते हैं। इसको क्या नहीं कहते, वास्तविक पाचक रस नहीं कहते। और यकृत को भी वास्तविक पाचक ग्रंथि नहीं कहते। क्यों, क्योंकि पित्तरस कोई पाचन नहीं कर सकता, बल्कि पाचन में सहायता करता है। कैसे, आपने घी तेल खाया, घी तेल के अंदर क्या थी, वसा थी। ये मोटे मोटे कणों के रूप में थी। अब इसका पाचन हो नहीं सकता, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करेगा, पित्तरस। कौन काम करेगा, पित्तरस। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वसा का पायसीकरण। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं इसे, वसा का पायसीकरण। इस वसा का पाचन कौन करेगा, लाइपेज, लाइपेज एंजाइम। ये बड़ी वसा थी और इस छोटी रूप में किसने बदलना, किसने बदला, पित्तरस ने। यानी पाचन में सहायता की। अगर बड़े भाग को छोटे भागों में पित्तरस नहीं तोड़ता तो लाइपेज इस वसा का पाचन नहीं कर पाता।
और लाइपेज इसका पाचन करके वसा का अंतिम उत्पाद क्या होता है, वसीय अम्ल, और साथ में क्या बनती है, ग्लिसरॉल। क्या बनती है, ग्लिसरॉल। आया ना समझ में। तो यकृत मुख्य पाचक ग्रंथि नहीं है, पित्त वास्तविक पाचक रस नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, ये पाचन नहीं कर सकता, लेकिन पाचन में सहायता जरूर करता है, इसलिए पित्त रस को वास्तविक पाचक रस नहीं कहते। ठीक है, फिर आती है अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है, देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में हो गया था, किस एंजाइम ने किया था, टाइलिन ने, जो लार में पाया जाता है। और उसके बाद जो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होगी वो कहां पर होगी, वो होगी आपने आमाशय के अंदर। देखिए ये आमाशय था, इस आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन किसने किया, पेप्सिन एंजाइम ने। किसने किया, इस आमाशय में प्रोटीन का पाचन किसने किया, पेप्सिन एंजाइम ने। और उस समय इसका माध्यम कैसा था, अम्लीय माध्यम। कैसा माध्यम था, अम्लीय माध्यम, क्योंकि अम्ल कौन सा उपस्थित था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जठर रस का पीएच कितना था, 1.8 के समथिंग था। यानी जो आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है, वो एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम। क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है आपको, आमाशय में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत हो जाती है, परंतु संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन एंजाइम। यह एंजाइम अम्लीय माध्यम में काम करेगा, और आमाशय में अम्लीय माध्यम बनाने का काम कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो जठर रस में था। इसके कारण आमाशय की जो पीएच है वो कितनी हो जाएगी, 1.8, 1.8, यानी प्रबल अम्लीय। और उस समय पेप्सिन कुछ प्रोटीन का पाचन करके उसको पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ देता है। ठीक है, ये हो गया पेप्सिन एंजाइम। फिर पाचन आता है छोटी आंत के अंदर। देखिए छोटी आंत के अंदर क्या होगा, इस फिर प्रोटीन का पाचन होगा। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में कौन सा एंजाइम करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम। और ये ट्रिप्सिन एंजाइम कहां से आएगा, ये आएगा अग्नाशय से। अग्नाशय एक रस निकालता है जिसे अग्नाशयी रस बोलते हैं, वो क्षारीय माध्यम का होता है। तो इसका पीएच इस समय कितना होगा, लगभग 7.8। यानी प्रोटीन का पाचन करने वाले दो एंजाइम है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन एंजाइम आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, उस समय माध्यम होता है अम्लीय, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। जबकि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है, और उस समय माध्यम कैसा होता है, क्षारीय। पेप्सिन एंजाइम आमाशय के जठर ग्रंथि से निकलेगा, जबकि ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से निकलकर पाचन कहां पर करेगा, छोटी आंत के अंदर। और इसके पाचन के लिए पीएच कितनी होनी चाहिए, 7.8। ठीक है, तो ये प्रोटीन का पाचन हो गया पेप्सिन के द्वारा, ट्रिप्सिन के द्वारा। वसा का पाचन हो गया किसके द्वारा, लाइपेज एंजाइम के द्वारा। जबकि वसा को पाचन करने के लिए तैयार किसने किया था, पित्त रस ने, जो कहां से निकल कर आया था, यकृत या लीवर से। ये तो मुख्य एंजाइम हो गए। उसके अलावा जो छोटी आंत है ना, इसकी दीवार से कुछ आंतरीय रस निकलते हैं, और वो भी क्या करते हैं, प्रोटीन का भोजन का पाचन करने में सहायक होता है। ठीक है, अग्नाशय को मुख्य पाचक ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये 99% एंजाइमों का निर्माण करती है। अब देखिए किताब की भाषा पढ़ते हैं। देखो शुद्धांत्र यानी छोटी आंत। शुद्धांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। यानी कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुख्य गुहा में हो गई थी, प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आमाशय में हो गई थी, और वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। लेकिन संपूर्ण पाचन कहां पर जाकर होता है, चाहे किसी पोषक पदार्थ का लो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, किसी का भी लो, संपूर्ण पाचन कहां पर जाकर होता है, छोटी आंत के अंदर। इसलिए आहार नाल में, मनुष्य में मुख्य पाचक स्थल किसे बोला गया, छोटी आंत या शुद्धांत्र को। देखिए शुद्धांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यकृत तथा अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यानी भोजन के पाचन के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होगी, एंजाइम की होगी,
और वो एंजाइम छोटी आंत में कहां से आएंगे? यकृत से और अग्नाशय से। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है, अभी मैंने बताया किसके कारण? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और उसे अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन कर दिया था पेप्सिन ने, अम्लीय माध्यम था। अब छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करेगा ट्रिप्सिन, तो क्षारीय बनाना पड़ेगा। ठीक है। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। एक तो वो वसा का पायसीकरण करेगा पित्तरस, और दूसरा जो भोजन आया है आमाशय से अम्लीय, उसको क्षारीय बनाने के लिए कौन सहायता करेगा? पित्तरस। देखो पित्तरस, यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। किसका? पित्तरस का। यानी पित्तरस एक तो वसा पर काम करेगा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर लाइपेज द्वारा पाचित करने के लिए तैयार करेगा, यानी वसा का पायसीकरण करेगा। और उसके अलावा ये क्या करेगा? उस माध्यम को अम्लीय से क्षारीय करेगा। शुद्धांत या छोटी आंत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण इन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मेल पर इमल्सीकरण की तरह, साबुन पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, पिछले टॉपिक के अंदर, किस प्रकार साबुन है वो मेल पर, कपड़ों पर काम करती है और कैसे मेल को अलग करती है, वो एक इमल्सीकरण, पायसीकरण था। उसी प्रकार वसा के छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको पाचन के लिए तैयार करना भी एक प्रकार का पायसीकरण है। जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके। अग्नाशयी रस का स्राव करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। आमाशय में पेप्सिन था और छोटी आंत में ट्रिप्सिन होगा, जो कहां से आएगा? अग्नाशय से। इस इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। शुद्धांत्र या छोटी आंत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंतरस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल और जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस एक लाइन को रट लीजिए आप। मैं आपको बता रही हूं कि किसी भी पोषक पदार्थ को आप कब तक तोड़ोगे कि उसका पूर्ण पाचन माना जाएगा। तो अगर आपके पास भोजन का कोई स्रोत है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का पूरा पाचन कब माना जाएगा? जब उसको किस में तोड़ दिया जाएगा? ग्लूकोज के अंदर। ये इसकी एकलक इकाई होती है, यानी इससे आगे फिर कार्बोहाइड्रेट को आप नहीं तोड़ सकते। यानी आपने कार्बोहाइड्रेट का कोई भी स्रोत खाया, आलू खाया, चावल खाया, कुछ भी खाया आपने, मीठे फल खाए, तो उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब आपके पेट के अंदर उसको तब तक तोड़ा जाएगा जब तक वो किस में नहीं बदल जाएगा? ग्लूकोज में। यानी कार्बोहाइड्रेट का कोई भी स्रोत हो, जब तक वो ग्लूकोज में नहीं बदलता तब तक उसका पूरा पाचन नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार अगर आपके पास प्रोटीन का स्रोत है, तो उसका पूरा पाचन कब माना जाएगा? जब आप उसको किस में तोड़ दोगे? अमीनो अम्ल के अंदर। किस में तोड़ दोगे? अमीनो अम्ल में। और उसी प्रकार वसा का पूरा पाचन तब माना जाएगा जब आप वसा को किस में तोड़ दोगे? वसीय अम्ल के अंदर। किसमें? वसीय अम्ल के अंदर। तो ध्यान रखना, ये इनकी क्या है? एकलक इकाई। क्या है? एकलक इकाई। यानी कोई भी पोषक पदार्थ है उसको आप तब तक तोड़ो जब तक वो अपनी एकलक इकाई में नहीं बदल जाए। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी भी पोषक पदार्थ का पाचन तभी माना जाएगा जब वो अपनी एकलक रूप में बदल जाए, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन तब माना जाएगा जब वो किस में बदल जाए? ग्लूकोज में। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाए और वसा वसीय अम्ल में बदल जाए, तब इनका पूरा क्या माना जाता है? पाचन माना जाता है। ठीक है, तो देखिए इस लाइन को फिर। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और वसा को वसीय अम्ल, और साथ में क्या निकलता है? ग्लिसरॉल। पचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। शुद्धांत या छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। यानी जो छोटी आंत है ना, ये जैसे छोटी आंत है, इस छोटी आंत की आंतरिक सतह पर कुछ ऐसे दीर्घ रोम जैसी संरचनाएं उपस्थित रहती है। ये भोजन का क्या कर देती है? अवशोषण करती है। क्या करती है? भोजन का अवशोषण। इससे आंत का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा,
और ये अवशोषण करने में सहायक होती है। इन्हें क्या बोलेंगे? दीर्घरोम, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत या वृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना कि बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है, या कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका अवशोषण होता है। बाकी बड़ी आंत का काम है उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। यदि जल में, भोजन में जल ज्यादा है या कोई शराब पी रहा है, उसकी मात्रा है, तो बड़ी आंत उसका अवशोषण करेगी। बाकी बड़ी आंत का काम क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। तो देखिए, बिना पचा भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये आपके था मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र, जिसमें हमने आहार नाल को पढ़ा और पाचक ग्रंथियों को पढ़ा। आगे पॉइंट आता है दंत सरण। दंत सरण या दंत से इनेमल तथा डेंटिन के सने सने मृदुकरण के कारण होता है। देखिए, हमारे जो दांत का मुख्य भाग है ना, वो डेंटिन का बना होता है। इसलिए दांतों से संबंधित डॉक्टर क्या कहलाता है? डेंटिस्ट कहलाता है। दांतों का डॉक्टर डेंटिस्ट। यानी दांत जिस पदार्थ से बना होता है उसका नाम क्या है? डेंटिन। और दांत की जो ऊपरी चमकीली बिल्कुल सतह जो सबसे कठोर होता है वो होता है इनेमल। अब क्या होगा कि जब दांत धीरे धीरे भुरभुरा कर टूटने लगते हैं, मतलब डेंटिन और इनेमल क्यों टूटने लगता है, इसका कारण क्या है? जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तब इनेमल मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य गणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लावक बना देते हैं, दंत प्लाक बना देते हैं। प्लाक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाक हट सकता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण कर सकते हैं। इस लाइन का कहने का मतलब क्या है? आपने भोजन किया, सही से मुंह को साफ नहीं किया, तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो दांत के अंदर भाग में पहुंच जाएंगे। लार भी उस पर क्रिया नहीं कर पाएगी, लाइसोजाइम एंजाइम काम नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे दांतों को नष्ट करने लगते हैं। इसलिए बोलते हैं कि खाना खाने के बाद हमेशा ब्रश करना चाहिए। खासकर रात को सोने से पहले जरूर करना चाहिए, क्योंकि रात भर आपका मुंह अगर दांत कोई भी भोजन का कण अंदर रह गया तो वो दंत सरण का कारण बनता है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने जो पाचन वाला था उस पार्ट को पूरा किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे श्वसन वाला भाग, यानी मनुष्य के अंदर श्वसन कैसे होता है, अन्य जीवों के अंदर, पेड़ पौधों में श्वसन कैसे होता है। इस सब प्रक्रियाओं को हम डिस्कस करेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।